हेलो दोस्तों। आते हैं लास्ट टॉपिक ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम पे, दैट इज मिसलेनियस टॉपिक्स। हम शुरू करेंगे हाइपोक्सिया से एंड इसके टाइप से, कैसे हाइपोक्सिया होता है और कैसे क्लासिफाइड किया जाता है। उसके लिए एक निमोनिक दे रही हूँ आपको, दैट इज हैश। प्लीज रिमेंबर हैश। देखते हैं कैसे कैसे होता है। जब भी ऑक्सीजन की हम बात करते हैं, पहला चीज हमें याद रखना होगा, दैट इज एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, राइट। देन ऑक्सीजन जो एटमॉस्फेयर में होता है विद द रेस्पिरेशन, वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में आता है इंस्पिरेशन की वजह से। एंड देन इंस्पिरेशन से जब भी अल्वियोलाई में आता है, तब हमारे पास होती है, पहले तो होगी पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी से पल्मोनरी कैपिलरीज बनती है। कैपिलरीज से ब्लड ऑक्सीजनेट होके वो जाएगा पल्मोनरी वेन में। पल्मोनरी वेन से वो जाएगा लेफ्ट एट्रियम में। मैं सिर्फ एक लेफ्ट एट्रियम ड्रॉ कर रही हूँ। ये स्कीमेटिक डायग्राम है, जस्ट स्कीमेटिक डायग्राम। ये जाता है एओर्टा में। एओर्टा से ये आगे डिवाइड होते होते आर्टरीज, लार्ज आर्टरीज से स्मॉलर आर्टरीज से, आर्टेरियोल से, मिटा आर्टेरियोल से, प्री कैपिलरी स्फिंक्टर से, ये अल्टीमेटली जाएगा कैपिलरीज में, राइट। एंड कैपिलरीज से ये जाएगा टिश्यूज में। टिश्यूज में होते हैं organelles, that is mitochondria will be there, and these mitochondria are going to utilize them with the help of एक एंजाइम का नाम होता है साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज, राइट। साइटोक्रोम ऑक्सीडेज के हेल्प से वो ऑक्सीजन को लेंगे और उसके साथ साथ हमारे पास एटीपी भी आ जाएंगी। एटीपी ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन करके ये एटीपी प्रोड्यूस करेंगे, राइट। सो वन बाय वन हम देखते हैं, अगर एक एक लेवल पे प्रॉब्लम हो गई तो क्या क्या हो सकता है। लेट्स से एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन ही कम है। ये कब हो सकता है? सपोज करो कोई माउंटेन पे चढ़ रहा है, राइट। सी लेवल पे तो प्रेशर होता है, टोटल एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है 760 mmHg। जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे वैसे वैसे अर्थ के कोर से जब भी हम दूर जाते हैं तो क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है, राइट। सो लेट्स से यहाँ पे हो गया 600, राइट। फिर ऊपर जाएंगे, फिर होगा 500, फिर 400, 300 एंड सो ऑन सो फोर्थ। बट याद रखना, जो कॉम्पोजिशन ऑफ एयर होता है, फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन ले ले हम, ऑक्सीजन का कॉम्पोजिशन 21% होता है। वो चाहे 21% हो 760 का, चाहे वो हाई एल्टीट्यूड पे 600 का 21%, चाहे 500 का 21%, कॉम्पोजिशन कभी भी चेंज नहीं होगा, वो 21% ही रहेगा टोटल गैस के। बट याद रखना, टोटल प्रेशर ही डिक्रीज हो रहा है तो पार्शियल प्रेशर चेंज हो जाएगा, कॉम्पोजिशन कभी भी चेंज नहीं होगा। जब भी हम या तो चाहे कोर से दूर जाए या कोर के पास चले जाए, दैट मीन्स डीप सी में चले जाए, तो टोटल प्रेशर चेंज होने की वजह से पार्शियल प्रेशर चेंज होता है, बट कभी भी कॉम्पोजिशन चेंज नहीं होता। तो चाहे रीजन कुछ भी हो, अगर एटमॉस्फेरिक पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम हो गया तो ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में कम है, तो जो ग्रेडियंट बन रहा था इंस्पिरेशन के टाइम पे अल्वियोलाई में, क्योंकि ये ओपन सिस्टम से कनेक्टेड है एनवायरनमेंट से, सो जो भी ग्रेडियंट बन रहा था वो कम बनेगा। अगर कम ग्रेडियंट बना तो कम ऑक्सीजन अल्वियोलाई में आएगा। सो हो सकता है यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम हो जाए। देन सपोज करो एटमॉस्फेयर में नॉर्मल था, बट पेशेंट के लंग में कुछ प्रॉब्लम है। इसकी जो वॉल थी अल्वियोलाई की, वो फाइब्रोसिस की वजह से या कोई भी डिफ्यूजन डिसऑर्डर की वजह से, इन्फ्लेमेशन की वजह से थिक हो गई है। अब क्या प्रॉब्लम होगी? अगर वॉल थिक हो गई सो ऑक्सीजन की डिफ्यूजन में प्रॉब्लम आएगी। चाहे प्रॉब्लम एटमॉस्फेयर में हो, चाहे प्रॉब्लम अल्वियोलाई में हो, ब्लड में जो ऑक्सीजन जाना था वो तो कम हो गया। सो इन दोनों कंडीशंस को हम बोलेंगे हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया। चाहे ये वाली कंडीशन हो जिसमें अल्वियोलाई की मेम्ब्रेन थिक हो गई हो, चाहे एटमॉस्फेयर में ही ऑक्सीजन कम हो, जिस भी वजह से अगर ऑक्सीजन आर्टरीज में कम जा रहा है तो हम उसको बोलेंगे हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया, जो कि मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हाइपोक्सिया होता है, ठीक है। अगर मैंने बोला एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन नॉर्मल है, पेशेंट के लंग्स भी एब्सोल्युटली नॉर्मल है, तो अब क्या होगा? अब आगे कैसे जाता है? आगे ब्लड में दो टाइप के हमारे ट्रांसपोर्ट होते हैं। या तो ऑक्सीजन जो होगा वो स्विम करके जाएगा टिश्यू के पास, दैट मीन्स डिसॉल्व होके जाएगा, या तो उसके लिए एक स्पेशल शिप आएगी, दैट इज नथिंग बट हीमोग्लोबिन वाली शिप आएगी। सपोज करो अगर पेशेंट के लंग नॉर्मल है, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन नॉर्मल है, पर हीमोग्लोबिन ही कम है, दैट मीन्स पेशेंट एनीमिक है,
तो डेफिनेटली ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्ट होगा टिश्यू के टुवर्ड्स वो कम हो जाएगा, और इस वाले हाइपोक्सिया को हम बोलते हैं एनीमिक हाइपोक्सिया। नाउ हाइपोक्सिया का टर्मिनोलॉजी तो हम यूज कर रहे हैं, बट व्हाट डू यू मीन बाय हाइपोक्सिया? जब भी टिश्यू को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है उसको बोलते हैं हाइपोक्सिया। अगर ब्लड में ऑक्सीजन की कमी है उसको हम बोलेंगे हाइपोक्सेमिया। दो डिफरेंट टर्म्स हैं, प्लीज डू नॉट गेट कंफ्यूज। हाइपोक्सिया एंड हाइपोक्सेमिया। हाइपोक्सिया मतलब टिश्यू में ऑक्सीजन की कमी हो गई है बाय एनी रीजन। हाइपोक्सेमिया, एमिया का लिटरल मीनिंग होता है ब्लड, तो ब्लड में अगर ऑक्सीजन कम हो गया तो उसको बोलेंगे हाइपोक्सेमिया। ओके, बट हम अभी हाइपोक्सिया की बात कर रहे हैं, राइट। सो अगर मैंने बोला हीमोग्लोबिन पे मान लेते हैं नॉर्मल है, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, अल्वियोलाई, हीमोग्लोबिन सब नॉर्मल है। अब हो सकता है कि हीमोग्लोबिन, नॉर्मल वाला हीमोग्लोबिन वो आया हार्ट के पास, बट हार्ट का जो मसल था वो ही कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है, सच एज कार्डियोजेनिक शॉक। सो कार्डियोजेनिक शॉक में क्या होगा? ऑब्वियसली हार्ट ही पंप नहीं कर पा रहा है, उतनी फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन वो जनरेट नहीं कर पा रहा है। सो ये भी हो सकता है कि यहाँ पे तो ब्लड है ऑक्सीजनेटेड, बट वो आगे पुश ही नहीं कर पा रहा है। तो क्या ब्लड सर्कुलेटरी मोशन में रहेगा? नहीं, थोड़ी देर बाद मोशन जो है वो कम होता जाएगा, और उस मोशन कम होने को ही हम बोलते हैं स्टैग्नेंट हाइपोक्सिया। इस वाले हाइपोक्सिया को हम बोलेंगे स्टैग्नेंट टाइप ऑफ हाइपोक्सिया, राइट। चलो मान लिया कि ये वाला स्टैग्नेंट है, बट कई कंडीशन में ये भी हो सकता है कि एटमॉस्फेरिक एयर नॉर्मल है, ऑक्सीजन नॉर्मल है, हीमोग्लोबिन नॉर्मल है, हार्ट भी परफेक्टली फाइन है, अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, राइट। दैट मीन्स स्टैग्नेंट हाइपोक्सिया भी नहीं है। बट प्रॉब्लम ये हो सकती है कि टिश्यू के पास तो ऑक्सीजन जा रहा है, बट टिश्यू ही यूटिलाइज नहीं कर पा रहा। दैट मीन्स जैसे कि होता है हमारे साइनाइड पॉइजनिंग में, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज इनहिबिट हो जाता है, माइटोकॉन्ड्रियल जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है वो ब्लॉक हो जाती है, तो टिश्यू ही ऑक्सीजन यूज नहीं कर पा रहा, चाहे जितना ऑक्सीजन टिश्यू के पास चला जाए वो तो ऑक्सीजन ले ही नहीं पा रहा, राइट। सो उस वाले हाइपोक्सिया को हम बोलेंगे हिस्टोटॉक्सिक, टिश्यू के वजह से हो रहा है, और इस वाले हाइपोक्सिया को हम बोलेंगे हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया, राइट। सो वन बाय वन हम आगे बढ़ते हैं। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हाइपोक्सिया हमें पता है ये होगी हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया। अब हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया में चेंजेस क्या क्या होते हैं? हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम हो रहा है। जैसे ही हाइपोक्सिया हुआ बॉडी में कौन स्टिमुलेट होगा? पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स, ये हो जाएंगे स्टिमुलेट। मान लिया जी कि कीमो रिसेप्टर स्टिमुलेट हो गए, अब ये क्या करेंगे? ये अपना एक्शन पोटेंशियल देंगे 9th एंड 10th नर्व को, वो जाके स्टिमुलेट करेगा हमारे मेडुला को कि भैया ऑक्सीजन कम आ रहा है, थोड़ा वेंटिलेशन को बढ़ाओ, तो वेंटिलेशन ये बढ़ा देंगे। देयर इज गोइंग टू बी इंक्रीज इन वेंटिलेशन, ये वेंटिलेशन को बढ़ा देंगे। अच्छी बात है, वेंटिलेशन बढ़ा तो ज्यादा ऑक्सीजन आएगा, ज्यादा ऑक्सीजन टिश्यूज के पास जाएगा। बट एक प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है? वेंटिलेशन बढ़ाने के साथ हम ऑक्सीजन तो ज्यादा दे रहे हैं टिश्यूज को, बट अंडरस्टैंड जो कार्बन डाइऑक्साइड का वॉश आउट था एक्सलेशन के साथ वो भी बढ़ गया, तो कार्बन डाइऑक्साइड वॉश आउट होना शुरू हो जाएगा बॉडी से। अब याद रखना, कार्बन डाइऑक्साइड हमने बोला था कि ये मेन स्टिमुलस होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए, और इतना ही नहीं, ये एक वोलेटाइल एसिड की तरह एक्ट करता है रेस्पिरेटरी सिस्टम में। अगर एसिड वॉश आउट हो रहा है बॉडी से तो हो क्या जाएगा? अल्कलोसिस, अल्कलाइन बन जाएगा ब्लड। अगर अल्कलोसिस हो गया तो ये नेगेटिव फीडबैक देगा हमारे पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स को, और वो उसको इनहिबिट कर देगा। पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स इनहिबिट हो गए, अब क्या होगा? एपनिया स्टार्ट हो जाएगा, राइट, क्योंकि वो वेंटिलेशन को अब बढ़ा नहीं पा रहे हैं। तो इस इफेक्ट को बोलते हैं ब्रेकिंग इफेक्ट। ब्रेकिंग इफेक्ट क्यों जी? ब्रेकिंग इफेक्ट क्योंकि जो वेंटिलेशन, हाइपर वेंटिलेशन हो रहा था उस पर ब्रेक लग गया, सो इसी को हम बोलते हैं ब्रेकिंग इफेक्ट। ठीक है जी, अल्कोलोसिस हो गया, बट याद रखना अगर ये कंडीशन ज्यादा देर तक चलती रही तो क्या होगा? तो किडनी भी हेल्प करने के लिए आएगी, राइट। एंड दो चेंजेस होंगे,
इससे पहले पढ़ लेते हैं, अगर अल्कलोसिस हुआ और हमें ठीक करना है बॉडी कंपनसेटरी मैकेनिज्म शुरू करने से पहले, तो क्या कर सकते हैं, हम दे सकते हैं 2 ड्रग, एसिटाजोलामाइन और हम दे सकते हैं एस इनहिबिटर्स, राइट। ठीक है जी, हमने नहीं दिए, पेशेंट हमारे पास नहीं आया, वी कुडंट हेल्प हिम। सो अब क्या होगा, उसकी किडनी भी कॉम्पनसेटरी चेंजेस स्टार्ट कर देगी। आई एम राइटिंग ओवर हियर कॉम्पनसेटरी चेंजेस। तो क्या क्या कॉम्पनसेटरी चेंजेस होंगे, किडनीज क्या करेंगी, अब अल्कलोसिस हो रहा है तो किडनी क्या करेगी, बाइकार्बोनेट का एक्सक्रीशन बढ़ा देगी। ठीक है जी, और जो H+ आयन है उनका कंजर्वेशन स्टार्ट कर देगी, दैट मीन्स वो एक्सक्रीट नहीं होने देंगी, राइट। सो इस वजह से क्या होगा, H+ आयंस बढ़ जाएंगे। अब ये पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स को और भी स्टिमुलेट करेंगे, राइट। सो एक दूसरे को ये चीज बैलेंस करती रहती है और बॉडी ट्राई करती है जितना हमारा जो कंडीशन है वो टूवर्ड्स होम्योस्टैसिस रहे। ओके, वन मोर थिंग यहाँ पे होगी कि यहाँ पे 2,3 बीपीजी बढ़ जाएगा। हमें पता है 2,3 बीपीजी बढ़ा तो क्या होगा, बी फॉर बीपीजी, बी फॉर बीटा चेन्स ऑफ हीमोग्लोबिन, ये जाके बीटा चेन्स ऑफ हीमोग्लोबिन पे बाइंड करेगा। उससे फायदा क्या है, जो ऑक्सीजन था वो अब वहां पे बाइंड नहीं कर पाएगा और ऑक्सीजन का रिलीज टुवर्ड्स द टिश्यू बढ़ जाएगा। सो इट इज गोइंग टू कॉज राइट शिफ्ट इन द OHDC, दैट इज ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व में ये राइट शिफ्ट करवाएगा और इंक्रीज करवाएगा क्या चीज, ऑक्सीजन का रिलीज। ओके, सो ये सारी चीजें हेल्प कर रही है हाइपोक्सिया को नॉर्मल कंडीशन में लाने के लिए। ओके, सो ये सारी चीजें होती रहती है, बट ये याद रखना यहाँ पे हो रहा है वेंटिलेशन और अल्कोलोसिस जैसे ही हुआ विच विल बी फॉलोड बाय ब्रेकिंग इफेक्ट, क्योंकि जब भी हम पीरियोडिक ब्रीदिंग पढ़ेंगे तो ये चीज बहुत काम आने वाली है हमें, राइट। अगर आपको कुछ हिंट्स मिले एग्जाम में तो ये चार्ट आप अगर याद रखोगे तो आप परफेक्टली आइडेंटिफाई कर पाओगे कि कौन से टाइप ऑफ हाइपोक्सिया है, राइट। सो शुरू करते हैं वन बाय वन। पहली चीज, हाइपोक्सिया में क्या है, एटमॉस्फेयर में कम है ऑक्सीजन और आपके अल्वियोलाई में कम है। ऑब्वियस सी बात है, आर्टरीज में जो ऑक्सीजन जा रहा है वो तो कम ही जाएगा, राइट। सो दैट इज गोइंग टू बी लेस। बट एनेमिक हाइपोक्सिया में या स्टैग्नेंट हाइपोक्सिया में या हिस्टोटॉक्सिक में ये नॉर्मल रहेगा। अब आप पूछोगे कि पार्शियल प्रेशर एनीमिक में क्यों नॉर्मल रहेगा, क्योंकि हम हीमोग्लोबिन की तो बात ही नहीं करते हैं। हेनरीज लॉ हमने पढ़ा था कि जितना भी डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है हम सिर्फ उसी की बात करेंगे, तो ये यहाँ पे भी नॉर्मल रहेगा, इन तीनों में भी नॉर्मल रहेगा, राइट। जब बात करेंगे हम हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन का, पर से हीमोग्लोबिन लेके हम देखेंगे तो डेफिनेटली अगर ऑक्सीजन कम आ रहा है तो ऑब्वियसली हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन कम होगा। यहाँ पे तो हीमोग्लोबिन खुद ही कम है तो ऑब्वियसली ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन नॉर्मल से कम होगा। इन दोनों में हीमोग्लोबिन तक की कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ये दोनों चीजें नॉर्मल रहेंगी, इन दोनों में ही ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन भी नॉर्मल रहेगा। अब बात करते हैं आर्टीरियल ऑक्सीजन की। अगर आपने मेजर किया टोटल आर्टीरियल ऑक्सीजन तब क्या होगा, जो आर्टीरियल एंड है कैपिलरीज का उसमें भी ये कम रहेगा क्योंकि ऑक्सीजन ही कम आ रहा है, सो इट इज गोइंग टू बी लेस। यहाँ पे भी ये कम रहेगा क्योंकि हीमोग्लोबिन आगे लेके जा नहीं पा रहा है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन कम रहेगा, राइट। अब मैं बात करूं स्टैग्नेंट हाइपोक्सिया की, याद रखना टिश्यूज के तरफ नहीं जा पा रहा। अगर मैं ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन देखूं इसमें क्या आर्टीरियल एंड पे तो ये नॉर्मल रहेगा, यहाँ पे भी ये नॉर्मल रहेगा। अब आते हैं वीनस एंड के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन पे, ये यहाँ पे भी कम रहेगा, ये भी कम रहेगा क्योंकि कम ही जा रहा है तो टिश्यू तो उतना ही एक्सट्रैक्ट कर रहा है, तो जो बचा हुआ ऑक्सीजन है वो भी कम होगा, राइट। ना याद रखना स्टैग्नेंट हाइपोक्सिया में आ तो रहा है ब्लड से थोड़ा थोड़ा ऑक्सीजन, बट टिश्यू तो उतना ही एक्सट्रैक्ट कर रहा है जितनी उसकी नीड है, तो टिश्यू, ब्लड वहीं पे पड़ा हुआ है, टिश्यू बारी बारी उससे एक्सट्रैक्ट करता जा रहा है, तो वीनस एंड में जो कॉन्सेंट्रेशन होगा वो अल्टीमेटली कम होगा। सो यहाँ पे ये चीज डिक्रीज हो जाएगी। हिस्टोटॉक्सिक में यूटिलाइज कर ही नहीं पा रहा है तो वेनस में उल्टा ज्यादा ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन होगा क्योंकि टिश्यू तो एक्सट्रैक्ट ही नहीं कर रहा, राइट। अब देखते हैं अगर मैंने एवी डिफरेंस काउंट किया कॉन्सेंट्रेशन का तब क्या होगा, ये दोनों ही कम है, यहाँ पे भी, तो इसका डिफरेंस नॉर्मल रहेगा क्योंकि आर्टेरियल एंड पे भी कम था, वीनस एंड पे भी कम था। अगर मैं A माइनस वी करूंगी तो कम माइनस कम वो नॉर्मल मिलेगा मुझे, ठीक है। अब यहाँ पे नॉर्मल से अगर मैं थोड़ा माइनस करूं सो ऑब्वियसली इसका जो एवी डिफरेंस है वो बढ़ जाएगा,
क्योंकि टिश्यू बहुत ज़्यादा एक्सट्रैक्ट कर रहा है जो ऑलरेडी ब्लड वहाँ पे पड़ा हुआ है, राइट? और उसका अपोजिट सिनेरियो होगा हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया में। साइनोसिस की बात करते हैं। साइनोसिस किसको बोलोगे? अगर रिड्यूस्ड हीमोग्लोबिन, दैट मीन्स जो भी हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से बाउंड नहीं है, अगर वो हीमोग्लोबिन 5 या 5 ग्राम परसेंट से ज़्यादा हो जाए तो उसको हम बोलते हैं साइनोसिस। क्यों? क्योंकि ये देगा ब्लूइश डिस्कलरेशन टू द स्किन, क्योंकि हीमोग्लोबिन जो है वो डीऑक्सी हीमोग्लोबिन है या रिड्यूस्ड हीमोग्लोबिन है, राइट? सो वो ब्लू कलर देगा। अब ये चीजें और दूसरे कंडीशंस में भी हो सकती है, सच एज मेट हीमोग्लोबिन में। मेट हीमोग्लोबिन का इतना हाई लेवल नहीं चाहिए हमें ब्लूइश डिस्कलरेशन देखने के लिए। अगर ये 2.5 ग्राम परसेंट से ज्यादा है मेट हीमोग्लोबिन पेशेंट के बॉडी में, तब हमें साइनोसिस दिख जाएगा। अगर सेल्फ हीमोग्लोबिन मोर देन 1.5 ग्राम परसेंट है, तब भी हमें साइनोसिस दिख जाएगा। बट अभी फिलहाल के लिए हमारे लिए इतना जरूरी है कि रिड्यूस्ड हीमोग्लोबिन मोर देन 5 ग्राम परसेंट हो। डेफिनेटली यहाँ पे तो हीमोग्लोबिन ही कम है, तो रिड्यूस हीमोग्लोबिन। अब देखते हैं 1 बाय 1 कंडीशन में क्या क्या होगा। अब यहाँ पे देखो, हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया में रिड्यूस हीमोग्लोबिन हमें मिलेगा, तो क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन कम है, सो बचा हुआ हीमोग्लोबिन डीऑक्सीजनेटेड हुआ, तो यहाँ पे हमें साइनोसिस दिखेगा। यहाँ पे खुद हीमोग्लोबिन कम है, सो ऑब्वियस सी बात है रिड्यूस्ड हीमोग्लोबिन हमें नहीं दिखेगा, क्योंकि हीमोग्लोबिन कम है, जितना हीमोग्लोबिन बचा हुआ है वो ऑक्सीजन से बाउंड है, राइट? सो यहाँ पे ये चीज एब्सेंट होगी। बात करते हैं स्टैग्नेंट की, तो डेफिनेटली टिश्यू एक्सट्रैक्ट कर रहा है, आप उस लेवल पे देखोगे, सो जो भी बचा हुआ हीमोग्लोबिन है वो अब डीऑक्सीजनेटेड है, सो डेफिनेटली यहाँ पे भी साइनोसिस प्रेजेंट होगा, राइट? बट हिस्टोटॉक्सिक की बात करें, टिश्यू तो यूटिलाइज ही नहीं कर रहा, सो जितना भी ऑक्सीजन है वो हीमोग्लोबिन से बाउंड ही है, सो रिड्यूस्ड हीमोग्लोबिन नहीं, वहां पे तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन रादर बढ़ जाएगा, राइट? सो यू कैन राइट हियर नॉर्मल और इवन इंक्रीज्ड इन द वीनस एंड, नॉट इन द आर्टीरियल एंड, राइट? सो यहाँ पे भी ये चीज एब्सेंट रहेगी। अब एग्जाम्पल देखते हैं किस किस कंडीशन में ये हो सकता है। हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया सच एज डिफ्यूजन डिसऑर्डर्स, any diffusion disorder is there such as fibrosis या inflammatory lung diseases, इन सब में ये हो सकता है। नॉर्मल कंडीशन में, हाई एल्टीट्यूड काइंड ऑफ कंडीशन में भी ये चीज हो सकती है। एनीमिक, खुद नाम में ही लिखा हुआ एनीमिया अगर किसी पेशेंट को हो, या मेट हीमोग्लोबिनीमिया है, एनीमिया है, राइट? सो इन सारी कंडीशन में क्या होगा, डेफिनेटली पेशेंट को एनीमिक हाइपोक्सिया हमें देखने मिलेगा। कई कंडीशन में ये हो सकता है कि कुछ ऐसी गैस उससे अटैच हो जाए हीमोग्लोबिन से जिसका एफिनिटी बहुत ज्यादा है ऑक्सीजन से। वो कौन सी गैस है? कार्बन मोनोऑक्साइड, एग्जैक्टली। सो कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग में भी ये चीज दिख सकती है, राइट? कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग में। नाउ अब स्टैग्नेंट की बात करते हैं। अगर हुआ कार्डियोजेनिक शॉक, कार्डियोजेनिक शॉक, इन केसेस में ये चीज हो सकती है। प्लस अगर पेशेंट को है CHF, इसमें भी स्टैग्नेंट हाइपोक्सिया हमें देखने मिल सकता है। प्लस अगर पेशेंट को सिवियर हीमोरेज है, उस कंडीशन में भी स्टैग्नेंट हाइपोक्सिया देखने मिल सकता है। हिस्टोटॉक्सिक का 2 एग्जांपल्स हैं, बेरी एंड साइनाइड पॉइजनिंग। नाउ अंडरस्टैंड, साइनाइड पॉइजनिंग में क्या होता है? साइनाइड जो होता है वो क्या करता है? साइनाइड जो आपके EDC चेन को ब्लॉक करता है, दैट इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, या साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, जिसकी वजह से टिश्यू यूटिलाइज नहीं कर पाता है ऑक्सीजन। अब आते हैं हाई एल्टीट्यूड में। हाई एल्टीट्यूड माना कि हाइपोक्सिया हो सकता है, बट अगर कोई वहां पे बहुत टाइम से रह रहा है तो उसमें कुछ कॉम्पेंसेटरी चेंजेस होंगे, उसकी बॉडी एक्चुअली अडेप्ट कर जाती है वैसे वाले सिचुएशन से, उसको हम बोलते हैं एक्लिमेटाइजेशन। एक्लिमेटाइजेशन देखते हैं 1 बाय 1 क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं। स्पेशली हमें देखने मिलेगा हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया, एंड अगर ये प्रोलॉन्ग स्टेट में रहा तो बॉडी कॉम्पनसेट कर जाती है, तो कॉम्पनसेटरी चेंजेस हम देखेंगे 1 बाय 1। पहली चीज, वहां पे पेशेंट के वेंटिलेशन में हमें इंक्रीमेंट देखने मिलेगी, वेंटिलेशन उसका बढ़ जाएगा। वेंटिलेशन बढ़ रहा है मीन्स एग्जैक्टली क्या बढ़ रहा है? टाइडल वॉल्यूम या रेस्पिरेटरी रेट? both. So both are going to increase, tidal volume as well as respiratory rate, दोनों ही बढ़ जाएंगे उसमें, ठीक है? और ज्यादा ऑक्सीजन बॉडी ट्राई करेगी कि टिश्यूज को मिल जाए। सेकेंड चीज, डिफ्यूजन भी ऑक्सीजन का बढ़ जाएगा। डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन स्पेशली इज गोइंग टू
इंक्रीज। थर्ड चीज, कैसे बढ़ेगा डिफ्यूजन, क्योंकि कैपिलरीज जो होती है उनका एंजियोजेनेसिस स्टार्ट हो जाता है। तो याद रखना यहाँ पे कैपिलरी एंजियोजेनेसिस भी बढ़ जाएगा। नाउ रिसेंटली एक रिसर्च हुई थी और नोबेल प्राइज मिला था ग्रेग सिमेंजा, रैटक्लिफ एंड केलिन, इन 3 साइंटिस्ट को। क्यों? क्योंकि उन्होंने ढूंढ निकाला था कि ये कैपिलरी एंजियोजेनेसिस एक्चुअली किस फैक्टर से रिलेटेड है और ये कैसे होती है, हाइपोक्सिया से। सो उन्होंने एक फैक्टर ढूंढ निकाला विच इज नोन एज हाइपोक्सिया इंड्यूसिबल फैक्टर। हाइपोक्सिया इंड्यूसिबल फैक्टर 1 अल्फा, जो कि स्टिमुलेट करेगा वेजेफ को, दैट इज वास्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर। ये ग्रोथ करवाएगा नए नए कैपिलरीज की, और उसके वजह से जो है मोर कैपिलरीज विल बी देयर टू इंक्रीज द डिफ्यूजन। उतना ही नहीं, पेशेंट में हमें देखने मिलेगा कि पॉलीसाइथीमिया हो रहा है, उसके साथ साथ जो हीमोग्लोबिन का लेवल था, हीमोग्लोबिन का जो कॉन्सेंट्रेशन था वो भी बढ़ गया है। और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है ईपीओ, जो कि हाइपोक्सिया से स्टिमुलेट होता है और ये आपके आरबीसी प्रोडक्शन को बढ़ाता है। ऑब्वियसली अगर आरबीसी प्रोडक्शन बढ़ेगा तो उसमें होने वाले हीमोग्लोबिन भी बढ़ जाएंगे, राइट। दैट कैन हैपन। नॉट ओनली दैट, जो हम माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं जो यूटिलाइज करते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रियाज भी बढ़ जाते हैं पेशेंट के बॉडी में। प्लस अगर मैं बात करूँ साइटोक्रोम ऑक्सीडेज की, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज भी बढ़ जाता है। सो इन सारी चीज़ों की वजह से एक्चुअली टिश्यूज़ को अच्छा खासा ऑक्सीजन मिल रहा है, एंड दैट्स व्हाई देयर आर गोइंग टू बी कंपनसेटरी चेंजेस। इतना ही नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि उनके बॉडी स्ट्रक्चर में अगर कोई पैदा ही हाई एल्टीट्यूड पे हुआ है तो थोरैसिक वॉल बड़ी होगी, उनके जो बोन्स है वो बड़े होंगे, मैरोज बड़े होंगे, राइट। सो सारी चीज़ें उनकी कॉम्पनसेटरी चेंजेस हमें दिखाई देते हैं उनमें, राइट। आगे बढ़ते हैं। 2 क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पे कि पल्मोनरी वेसल्स में क्या चेंजेस होंगे और सिस्टमिक वेसल में क्या चेंजेस होंगे। हम बहुत देर से इसको डिस्कस करते आ रहे हैं। सो हाई एल्टीट्यूड पे जब भी पेशेंट जाएगा, हाइपोक्सिया होगा, और हमें पता है जब भी हाइपोक्सिया होगा देयर आर गोइंग टू बी स्पेसिफिक चैनल्स, दैट इज ऑक्सीजन सेंसिटिव पोटेशियम चैनल, जो कि क्लोज हो जाते हैं, डीपोलराइजेशन करवाते हैं ग्लोमस टाइप 1 सेल्स का। ग्लोमस टाइप 1 सेल्स कैल्शियम लेंगे और वो कैल्शियम हेल्प करेगा स्मूथ मसल के कंट्रैक्शन में जो वेसल्स के इंटीमा में होते हैं। ऑब्वियसली उसके वजह से होगा वेजो कंस्ट्रिक्शन। याद रखना, पल्मोनरी सिस्टम एक एक्सेप्शन है हाइपोक्सिया में, जहाँ पे वेजो कंस्ट्रिक्शन देखने मिलता है। बाकी सब जगह हमें वेजो डायलेशन देखने मिलता है। अब ये वेजो डायलेशन कैसे हुआ, यहाँ पे भी स्पेसिफिक चैनल्स होते हैं। ये कैसे देखने मिलता है, यहाँ पे भी स्पेसिफिक चैनल्स होते हैं। एटीपी सेंसिटिव पोटेशियम चैनल, याद रखना दोनों जगह पोटेशियम चैनल्स ही हैं। यहाँ पे एटीपी वो सेंस करेंगे, बट हाइपोक्सिया में एटीपी कम होगी तो वो पोटेशियम चैनल को ओपन करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है, राइट। और उसके वजह से हमें रिजल्ट्स भी हैं वो उल्टे मिलते हैं। हाइपोक्सिया में एटीपी का प्रोडक्शन कम होगा तो पोटेशियम चैनल्स एक्चुअली ओपन हो जाते हैं, तो उसके वजह से हाइपर पोलराइजेशन होती है और उस वजह से वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाती है, तो डेफिनेटली रिलैक्स करेंगे, राइट। एक और चेंज होता है हाइपोक्सिया में, नॉट इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम पर से, बट याद रखना ये वीएमसी को स्टिमुलेट करता है, वेजो मोटर सेंटर को। उसके वजह से हार्ट रेट बढ़ जाएगी, स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ जाएगा, कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगा और बीपी सब में हमें इंक्रीमेंट दिखाई देगी, राइट। स्ट्रोक वॉल्यूम, कार्डियक आउटपुट, बीपी सब कुछ स्टिमुलेट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगर कोई सब्जेक्ट है, सपोज करो उसको शौक चढ़ा है कि माउंटेन चढ़ने का, ट्रेकिंग करने का, अगर किसी ने करा रैपिड असेंट, मतलब बहुत जल्दी जल्दी अगर वो हाई एल्टीट्यूड पे गया, टाइम नहीं दिया बॉडी को अडेप्ट होने का, तो उसमें एक सिकनेस डेवलप होती है जिसको बोलते हैं एक्यूट माउंटेन सिकनेस। कैसे पहचानोगे कि पेशेंट में एक्यूट माउंटेन सिकनेस है? आपको हिस्ट्री होगी कि 24 आवर्स से कम में उसने बहुत रैपिडली असेंड किया है माउंटेन के ऊपर, और आपको कुछ नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स नजर आएंगे हिस्ट्री के साथ साथ, असेंट की हिस्ट्री के साथ साथ हमें कुछ नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स नजर आएंगे। जैसे क्या? जैसे हेडेक,
हमें भी होता है बहुत बार, बट हम एक्यूट माउंटेन सिकनेस नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि हमारे पास रैपिड असेंट की हिस्ट्री नहीं होती, ज़्यादातर रीडिंग की हिस्ट्री होती है, राइट? हेडेक्स हो सकते हैं, कन्फ्यूजन हो सकते हैं, राइट? देन स्लीप डिस्टर्बेंसेस हो सकते हैं, एनोरेक्सिया हो सकता है, नॉजिया, वॉमिटिंग हो सकती है, राइट? सो ये सारे सिम्टम्स पेशेंट में हमें दिखाई दे सकते हैं, कुछ नॉन स्पेसिफिक से सिम्टम, राइट? अब अगर पेशेंट वहां पे उसने डिसेंड नहीं किया, बेस्ट वे क्या है यहाँ पे ट्रीटमेंट क्या देख सकते हैं? पेशेंट को बोलो कि वापस से नीचे चले जाओ, राइट? हुआ ही रैपिड असेंट की वजह से है तो नीचे आएगा तो सिम्टम्स ठीक हो जाएंगे। अब पेशेंट नहीं आया नीचे तो कुछ देर में क्या होता है, जो सेरेब्रल कैपिलरीज हैं उनकी परमेबिलिटी बढ़ जाती है। इंक्रीज इन द सेरेब्रल कैपिलरीज परमेबिलिटी। अगर इनकी परमेबिलिटी बढ़ गई दैट मीन्स सेरेब्रल जो वेसल्स है वो लीकी बन जाती है। क्यों? क्योंकि वहां पे भी न्यूरॉन्स में भी हाइपोक्सिया डेवलप्ड हो रहा है, राइट? सो उसकी वजह से क्या होगा, देयर इज सिंड्रोम व्हिच इज नोन एज हेज। हेज क्या है? HA इज फॉर हाई एल्टीट्यूड सेरेब्रल एडिमा। हाई एल्टीट्यूड सेरेब्रल एडिमा डेवलप हो सकता है। कैसे पहचानोगे? मेन सिम्टम्स यहाँ पे होगा एटेक्सिया। पेशेंट को कोऑर्डिनेशन में बहुत दिक्कत आ रही होगी, राइट? इन सारे सिम्टम्स के साथ तो हम पहचान जाएंगे यस अभी इनको हेज डेवलप हो रहा है। अगर पेशेंट फिर भी नीचे नहीं आया, 2 to 4 डेज तक अगर वो रहा, तो वहां पे एक और चीज डेवलप हो जाती है विच इज नोन एज हेप। हेप क्या है? इट इज हाई एल्टीट्यूड। अगेन हाई एल्टीट्यूड की वजह से हो रहा है पल्मोनरी एडिमा। हाई एल्टीट्यूड पल्मोनरी एडिमा। अगर हमें इसको ट्रीट करना है, हमें पता है पल्मोनरी एडिमा हो किसकी वजह से रहा है? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ने की वजह से और वेजो कंस्ट्रिक्शन की वजह से। अगर ये हो रहा है वेजो कंस्ट्रिक्शन पोटेशियम चैनल की वजह से हो रहा है जो कि क्लोज है, सो पोटेशियम चैनल ओपनर दे सकते हैं हम। डिसेंट इज द बेस्ट ऑप्शन, राइट? और हम ऑक्सीजन दे सकते हैं, पोटेशियम चैनल ओपनर्स दे सकते हैं, एसिटाजोलामाइड भी दे सकते हैं, उसके साथ साथ स्टीरॉइड्स भी हम दे सकते हैं, राइट? दिस कैन बी द ट्रीटमेंट ऑफ हिप। नाउ एक क्वेश्चन और आता है इसमें कि ये पूछते हैं कि अगर हम सेरेब्रल एडिमा की बात करें तो कौन से एरिया में सबसे ज्यादा ये प्रिडोमिनेंट होगा? तो याद रखना, आप लिख सकते हो और मार्क कर सकते हो कॉर्पस कोलोसम। कॉर्पस कोलोसम में ये प्रिडोमिनेंट होता है, ये वाला एरिया में जो एडिमा होता है, राइट? आगे बढ़ते हैं हम। अगर पेशेंट बहुत देर से वहां पर है, राइट, और उसकी बॉडी बिकॉज ऑफ सम रीजन अडेप्ट नहीं कर पा रही है, तो उसमें होगा क्रोनिक माउंटेन सिकनेस। क्रोनिक माउंटेन सिकनेस जिसको बोलते हैं मॉन्जीज डिजीज, इसको बोलते हैं मॉन्जीज डिजीज, राइट? अब मॉन्जीज डिजीज में होता क्या है? यहाँ पे कुछ पिक्यूलियर सिम्टम्स हमें देखने मिलेंगे। वो सारे सिम्टम्स भी हो सकते हैं बट कुछ पिक्यूलियर सिम्टम्स होंगे, सच एज व्हाट? पल्मोनरी हाइपरटेंशन हमें देखने मिल सकता है। देन उसके साथ साथ कोर पल्मोनेल दिखने मिल सकता है, कोर पल्मोनेल देखने मिल सकता है। और साथ साथ बहुत देर से है सो एरिथ्रोपोइटिन तो बन ही रहा है। एरिथ्रोपोइसिन से आरबीसीज बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो ब्लड की विस्कोसिटी भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। सो ये दोनों जो प्रॉब्लम है मेनली ये वाली, ये होती ही पॉलीसाइथीमिया की वजह से है। सो याद रखना पॉलीसाइथीमिया इज ऑल्सो सीन ओवर हियर। अगेन एसिटाइलसोलामाइड दो, ऑक्सीजन दो, बोलो कि डिसेंड करे, राइट? अब तो डिसेंड करे और ऑक्सीजन या स्टीरॉइड्स हम इसके लिए दे सकते हैं, राइट? आगे बढ़ते हैं। पीरियोडिक ब्रीदिंग में ये पीरियोडिक ब्रीदिंग मीन्स ब्रीदिंग पैटर्न में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं और कैसे कैसे आ रहे हैं। पहली डिफरेंट या अबनॉर्मल ब्रीदिंग होती है वो काइन स्ट्रोक ब्रीदिंग होती है। ये रिलेटेड है जो हमने अभी पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर का जो मैकेनिज्म पढ़ा था कि वो कैसे वेंटिलेशन को इंक्रीज कर रहा है, उसके वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का वॉश आउट हो रहा है, उसकी वजह से जो है एपनिया फॉर्म हो रहा है अल्कलोसिस की वजह से। एपनिया मीन स्टॉपेज ऑफ ब्रीदिंग। सो अगर इनका अल्टरनेट साइकिल चला हाइपर वेंटिलेशन और एपनिया का, तो उसी को बोलते हैं काइन स्ट्रोक ब्रीदिंग। सो इसमें होता है अल्टरनेट साइकिल
alternative hyperventilation and apnea. सो कभी हाइपरवेंटिलेशन होगा, फिर एपनिया होगा, फिर हाइपरवेंटिलेशन, फिर एपनिया. ओके, पेशेंट गैस्प नहीं करता इसमें. अचानक से हाइपरवेंटिलेट होके अचानक से एपनिया में नहीं जाएगा. ये ग्रेजुअल इंक्रीज और डिक्रीज होगा. सो प्लीज नोट इट डाउन. ग्रेजुअल इंक्रीज एंड डिक्रीज इन रेस्पिरेशन. यहां पे बीच बीच में होगा फॉलोड बाय एपनिया. ये एपनिया फिर से हाइपरवेंटिलेशन को फॉलो करेगा, राइट. सो यू कैन राइट ओवर हियर विच इज ऑल्सो फॉलोड बाय दिस इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ वेंटिलेशन एंड फिर से एपनिया. दिखता कैसे है ये? सपोज करो पेशेंट गया हाई एल्टीट्यूड पे, नॉर्मली ब्रीथ कर रहा था बट अब हो गया हाइपोक्सिया, तो उसकी ब्रीदिंग धीरे 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 हाइपरवेंटिलेशन में चेंज होगी और रेट एंड डेप्थ धीरे धीरे बढ़ेगी. बट जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड वॉश आउट शुरू हुआ, ये धीरे धीरे कम होके फाइनली एपनिया फेज में चला जाएगा. एपनिया फेज आ गई, अब कार्बन डाइऑक्साइड जमा हो गया बॉडी में दोबारा. सो ये फिर से स्टिमुलेट करेगा पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स को. अब धीरे धीरे करके फिर से हाइपरवेंटिलेशन शुरू होगा, राइट. फिर से हाइपरवेंटिलेशन शुरू होगा, फिर कार्बन डाइऑक्साइड वॉश आउट शुरू होगा, फिर से ये धीरे धीरे करके बंद होके फिर से एपनिया में चला जाएगा. याद रखो, देखो यहाँ पे ये ग्रेजुअल इंक्रीज है, ग्रेजुअल डिक्रीज है, फॉलोड बाय दीज फेजेस विच इज नोन एज एपनिया, राइट. सो ये कैसा डायमंड शेप पैटर्न दिख रहा है, इसी को बोलते हैं क्रिसेंडो डिक्रिसेंडो पैटर्न और डायमंड शेप पैटर्न, राइट. और यही हमें दिखता है काइन स्ट्रोक ब्रीदिंग में. काइन स्ट्रोक आया तो ये याद रखना, हाइपरवेंटिलेशन फॉलोड बाय एपनिया, ग्रेजुअल इंक्रीज एंड डिक्रीज, क्रिसेंडो डिक्रिसेंडो पैटर्न. ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चीज पे, दैट इज बायोट्स ब्रीदिंग. ओके, ये काइन स्ट्रोक ब्रीदिंग दिखती किस किस में है? सो एग्जाम्पल्स इसके हैं. पहली चीज हमने अभी हाई एल्टीट्यूड में पढ़ा था. सो डेफिनेटली हाई एल्टीट्यूड में नॉर्मल केसेस में भी ये दिखने मिलता है, कई स्लीप एपनिक पेशेंट में भी ये देखने मिलता है. सो स्लीप एपनिया में देखने मिलेगा, और कई CHF के पेशेंट्स में भी, कार्डियक कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के पेशेंट में ये हमें देखने मिल सकता है. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप पे, दैट इज बायोट्स ब्रीदिंग. बायोट्स ब्रीदिंग बहुत सिंपल है याद रखने के लिए. क्या है सिंपल सा फॉर्मूला? इसमें होगा इररेगुलरिटी. सो इररेगुलर ब्रीदिंग, कोई रिदम, कोई डेप्थ मेंटेन नहीं है, विच इज having with apneic spells. बीच बीच में कहीं कहीं एपनिया होगा, बट वो भी डिसाइडेड नहीं है कि कब होगा. जैसे वहां पे रिदम में चल रहा था, इंक्रीज डिक्रीज एपनिया, इंक्रीज डिक्रीज एपनिया, ये काइन स्ट्रोक वाला सिस्टम था. यहाँ पे कोई काइन स्ट्रोक वाला सिस्टम नहीं, यहाँ पे इररेगुलर ब्रीदिंग होगी. मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपको एग्जाम्पल्स पूछूं, अभी तक के हमारे नॉलेज में क्या है कि रेगुलेशन कौन करता है ब्रीदिंग का? ब्रेन स्टेम, मेनली पॉन्स. अगर हो गया ब्रेन स्टेम में लीजन, क्या वो रेगुलेशन करवा पाएगा? नहीं. सो एग्जाम्पल लिखो इसका पहले, देन हम देखते हैं पैटर्न कैसा आएगा. पहली चीज, अगर ब्रेन स्टेम में, बी फॉर बायोट्स ब्रीदिंग, बी फॉर ब्रेन स्टेम लीजन, राइट. सो ब्रेन स्टेम लीजन, कोई भी ब्रेन स्टेम का लीजन है जिसकी वजह से रेगुलरिटी दे नहीं पा रहा है हमारे रेस्पिरेटरी सेंटर्स ब्रीदिंग में, राइट. सेकेंड, मेनिंजाइटिस, ब्रेन स्टेम लीजन, मेनिंजाइटिस, इन सब में क्या दिखेगा हमें? डेफिनेटली बायोट्स ब्रीदिंग विच इज गोइंग टू बी इररेगुलर. एंड सम केसेस ऑफ यूरेमिया आल्सो वी कैन सी दी बायोट्स ब्रीदिंग. ओके, दिखती कैसी है ये बायोट्स ब्रीदिंग? स्टार्ट होगी, फिर डेप्थ बढ़ेगी, कम होगी, फिर बीच में कहीं पे एपनिया आएगा थोड़ी देर के लिए, फिर ये ब्रीदिंग चलेगी, फिर एपनिया आएगा कहीं पे बीच में, राइट, और चलती रहेगी. सो इट इज नॉट डिफाइन कि कितना डेप्थ होगा, कितना रेट है, कुछ डिफाइन नहीं है. सो बेसिकली रिमेंबर, इररेगुलर ब्रीदिंग, बीच बीच में कहीं कहीं एपनिया आएगा, राइट. सो आगे बढ़ते हैं लास्ट टाइप में, दैट इज कुस्मॉल्स ब्रीदिंग. कुस्मॉल ब्रीदिंग क्या है? बेसिकली पेशेंट को इतना ज्यादा हाइपोक्सिया हो रहा है कि पेशेंट का ब्रीदिंग का जो रेट एंड डेप्थ है दोनों ही बढ़ गया है. सो यहाँ पे कोई एपनिया नहीं नजर आता, रादर देयर इज गोइंग टू बी इंक्रीज इन द रेट एंड डेप्थ ऑफ ब्रीदिंग. दोनों ही बढ़ जाते हैं यहाँ पे, रेट एंड डेप्थ ऑफ ब्रीदिंग. किस में देखने मिलता है ये? पेशेंट्स ऑफ DKA, दैट इज डायबिटिक कीटोएसिडोसिस,
राइट। सिवियर एसिडोसिस है यहाँ पे, डेफिनेटली बार बार पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स स्टिमुलेट हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा हाइपर वेंटिलेशन हो रही है, राइट। और ये देखने में हमें कुछ ऐसा नजर आएगा कि पेशेंट इज हंग्री फॉर द ऑक्सीजन एंड एयर, राइट। सो हमें कुछ ऐसा दिखाई देगा। नॉर्मल ब्रीदिंग सपोज करो ये चल रही थी, तो पेशेंट के रेट एंड डेप्थ को दोनों ही बढ़ा हुआ मिलेगा, राइट। एंड दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज एयर हंगर। ऐसा लगेगा पेशेंट भूखा है हवा के लिए, राइट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चीज की तरफ, एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, राइट। द फॉलोइंग डायग्राम शोज द डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन ऑफ 45-year-old मैन सफर फ्रॉम हेड इंजरी। हो गई थी, ठीक है बाबा, एक्सीडेंट हो गया था। देन पैटर्न क्या दिया है, देखो हिंट दी हुई है क्रिसेंडो डिक्रिसेंडो पैटर्न। क्रिसेंडो मीन्स अपस्टेयर्स एंड डिक्रिसेंडो मीन्स जो नीचे आता है उसको बोलते हैं डिक्रिसेंडो। कैसा है, डायमंड शेप एंड ग्रेजुअल इंक्रीज ग्रेजुअल डिक्रीज फॉलोड बाय एपनिया। क्वेश्चन पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, पिक्चर देखते ही समझ जाओ क्या है ये। दिस इज नन अदर देन काइन स्ट्रोक ब्रीदिंग, ये कुछ और हो ही नहीं सकता, राइट। आगे बढ़ते हैं, डिस्बैरिज्म। डिस्बैरिज्म क्या होता है, जब भी हम अर्थ के कोर के टूवर्ड्स जाते हैं, दैट मीन्स डीप सी में जाते हैं, तब जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसको एक सिंड्रोम होता है, उसको हम बोलते हैं डिस्बैरिज्म। अब जब हम सी के टूवर्ड्स जाएगा, ऐसा क्यों होगा, याद रखना यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो बढ़ना शुरू होता है। प्रॉब्लम क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जब भी आप गैस का प्रेशर बढ़ाओगे, आपने देखा होगा जो हमारे घर में किचन में सिलेंडर्स होते हैं उसमें ब्यूटेन गैस हम कंप्रेस करके भरते हैं, तो वो लिक्विड फॉर्म में चली जाती है। क्यों, क्योंकि वो उनका डिसोल्यूशन शुरू हो जाता है, प्रेशराइज गैस होती है वो। जैसे ही प्रेशर रिलीज करेंगे वो वापस से गैसियस फॉर्म में आ जाती है। सेम फंडा हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, क्योंकि फिजिक्स तो गैस पे एप्लीकेबल है ही, राइट। सो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जैसे ही बढ़ा तो गैस का कंप्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। देयर इज गोइंग टू बी स्टार्टिंग ऑफ कंप्रेशन ऑफ गैसेस। गैस कंप्रेशन स्टार्ट हो गया, अब क्या होगा, गैस डिसॉल्व होना शुरू हो जाएगी, ब्लड में डिसॉल्व होना शुरू हो जाएगी। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम कोई नहीं है, बट डिसॉल्व करके ये चली जाएगी फैट टिश्यू की तरफ, राइट। क्योंकि फैट में अब डिसॉल्व कर पा रही है गैस, क्योंकि प्रेशर बढ़ गया है। स्पेशली नाइट्रोजन गैस जो होती है वो इतना प्रेशर हाई है कि अब नाइट्रोजन भी जा रहा है किसके तरफ, फैटी टिश्यू के तरफ, और वहां पे जाके एक्यूमुलेट हो रहा है, फैटी टिश्यू में नाइट्रोजन का एक्यूमुलेशन हो रहा है। होने दो, क्या प्रॉब्लम है, तब तक तो प्रॉब्लम नहीं है जब तक एक्यूमुलेट हो रहा है। बट प्रॉब्लम स्टार्ट होती है जब जो सब्जेक्ट है वो रैपिड असेंड, मतलब बहुत जल्दी डीप सी से ऊपर आना शुरू करता है। तो रैपिड असेंड जब करता है तब प्रॉब्लम होगी। क्या प्रॉब्लम होगी जी, रैपिड असेंड जैसे ही स्टार्ट करेगा, जो नाइट्रोजन डिसॉल्व हुआ था उसको कुछ टाइम चाहिए कि वो वापस से फैट टिश्यू से ब्लड में आ जाए, ब्लड से वो वापस से अल्वियोलाई में आ जाए और अल्वियोलाई से बाहर निकल जाए। पर अगर रैपिड असेंड कर लिया तो उतना टाइम हम नाइट्रोजन को नहीं दे रहे हैं, तो क्या होगा, सो गैस डीकम्प्रेशन तो होगा क्योंकि प्रेशर तो कम हो रहा है बाहर का, राइट। बट यहाँ पे याद रखना उतना टाइम हम नहीं दे रहे हैं अल्वियोलाइज की तरफ आने का, तो ये जगह जगह जाके बबल के फॉर्म में एक्यूमुलेट कर जाता है और ऑब्स्ट्रक्शन शुरू कर देता है। सो नाइट्रोजन विल स्टार्ट कन्वर्टिंग इनटू बबल्स, सो नाइट्रोजन बबल्स बन जाएंगे। सो नाइट्रोजन बबल्स जब बनेंगे, अब क्या प्रॉब्लम है, अब वो अल्वियोलर मेम्ब्रेन क्रॉस नहीं कर पाएंगे। जब अल्वियोलर मेम्ब्रेन क्रॉस नहीं कर पाएंगे, बॉडी में जगह जगह जाके इनका एक्यूमुलेशन शुरू हो जाएगा, राइट। और एक्यूमुलेशन शुरू हो जाएगा बिकॉज ऑफ द डीकम्प्रेशन, और जो भी सिम्टम्स आ रहे हैं ये होंगे डीकम्प्रेशन ऑफ गैसेस की वजह से। सो इसीलिए दिस सिंड्रोम इज ऑल्सो नोन एज डीकम्प्रेशन सिकनेस। पेशेंट ऑब्वियसली डीकम्प्रेशन की वजह से सिकनेस में चला जाएगा, सो डीकम्प्रेशन सिकनेस बोलते हैं, या इसको ऑल्सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज केजन्स डिजीज। इसको और एक नाम है, दैट इज केजन्स डिजीज, राइट। इसमें आते कैसे हैं पेशेंट्स हमारे पास, डिस्बैरिज्म में याद रखना ये ब्लॉक करना शुरू कर दिया, सो ब्लॉकेज ऑफ कैपिलरीज मेनली, बाकी जगह हो प्रॉब्लम नहीं है, बट वाइटल ऑर्गन में हो गया तो डेफिनेटली वी आर गोइंग टू हैव सिम्टम्स। क्या क्या सिम्टम्स आएंगे, अगर ये कैपिलरीज में जाके ब्लॉक हो गया, तो सपोज करो बोन्स की कैपिलरीज थी या बोन्स में मसल्स में जाके ब्लॉक हो गया, तो क्या होगा, तो हमें कुछ
सिम्टम मिलेंगे जिनको हम बोलते हैं बेंड्स। अब बेंड्स क्या होते हैं? बी फॉर बेंड्स, बी फॉर बोन्स याद रखना। बोन्स या मसल्स के कैपिलरीज में अगर वो जाके ब्लॉक कर गए तो पेशेंट को बहुत पेन होगा मूवमेंट पे। सो इसी को मोबिलाइज जैसे ही पेशेंट करेगा उसको पेन होगा, उसको बोलते हैं बेंड्स। ओके, देन क्रेपिटेशन जैसे साउंड आते हैं इसीलिए इसको बोलते हैं बेंड्स। एक और सिम्टम होता है विच इज नोन एज चोक्स। अब ये चोक्स क्या है? पेशेंट को चोकिंग सेंसेशन होती है ब्रीदिंग में, विच इज नथिंग बट द डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। पेशेंट को बहुत ज्यादा ब्रीदिंग में डिफिकल्टी होगी। अब ये क्यों हो रही है? क्योंकि यहाँ पे हो रहा है एयर का एम्बोलिज्म, राइट। सो इसीलिए अगर ये पल्मोनरी कैपिलरीज में जाके ब्लॉक करने लग जाता है, डेफिनेटली पेशेंट को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है ब्रीदिंग में, राइट। थर्ड है बेंड्स, चोक एंड स्ट्रोक्स, राइट। चोक्स एंड स्ट्रोक्स, हमें पता है स्ट्रोक कब होगा? जब ये जाके सेरेब्रल आर्टरी में ब्लॉकेट करेगा या सेरेब्रल कैपिलरीज में जाके ये अगेन एयर एम्बोलिज्म वहां पे करेगा, तो यहाँ पे होगा स्ट्रोक्स। या स्ट्रोक नहीं हुआ तो एक और चीज हो सकती है, नाइट्रोजन बढ़ने की वजह से पेशेंट कैन गो इन अल्टीमेट यूफोरिया, उसको पता ही नहीं चलेगा, डिसोरिएंटेड होगा पेशेंट। उस चीज को हम बोलते हैं नाइट्रोजन नार्कोसिस। ठीक नहीं किया, स्ट्रोक्स एंड नाइट्रोजन नार्कोसिस, इन दोनों में से कोई भी चीज लीड कर सकती है कोमा की तरफ, राइट। सो ट्रीट तो करना पड़ेगा। तो क्या ट्रीटमेंट होगा इस चीज का? ट्रीटमेंट हम देते हैं, क्योंकि ये डिकम्प्रेशन की वजह से हो रहा है, तो हम पेशेंट को एक चेम्बर में डाल देते हैं जहां पे उस चेम्बर का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, तो इसीलिए हम उसको बोलते हैं हाइपरबारिक चेम्बर। हाइपरबारिक चेम्बर, पेशेंट को चेम्बर में डाल देते हैं जहां पे प्रेशर ज्यादा होता है, तो नाइट्रोजन फिर से डिसॉल्व होना शुरू करता है और धीरे धीरे हम उस चेम्बर का प्रेशर कम करते हैं और एटमॉस्फेयर के इक्वल ले आते हैं, ताकि धीरे धीरे गैस डिसॉल्व होकर अल्वियोलाई में आए, अल्वियोलाई से वो एक्सपिरेशन के थ्रू बाहर निकल जाए और ये सारा एक्यूमुलेशन का खेल वहां पे ना हो, राइट। सो ये हो गया आपका डिसबैरिज्म। सो रेस्पिरेटरी सिस्टम में इतना ही, मिलते हैं आपसे सीएनएस सिस्टम के साथ। तब तक के लिए लास्ट मैसेज मेरा, कीप काम एंड ब्रीथ स्मार्ट, राइट। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।